गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का चैप्टर शुरू किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, उसके उपकरण कौन कौन से हैं और स्विस कैंटन के अंदर और संघ के अंदर कौन कौन से उपकरण विद्यमान हैं। उसमें हम दो पढ़ चुके थे, एक तो जनमत संग्रह और दूसरा पहला था लेट्सिजिमिंड। अब हम देखते हैं आरंभक। आरंभक जैसा कि इसके नाम से ही विख्यात है, शुरुआत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान में संशोधन अथवा पुनर्निरीक्षण के संबंध में आरंभक की व्यवस्था की गई है, और जो साधारण कानून वहाँ बनते हैं उसके संबंध में आरंभक की व्यवस्था नहीं है। आरंभक के द्वारा जो है जनता को ये राइट दिया गया है कि वे किसी विधेयक का जो फॉर्मेट तैयार करें अथवा प्रारूप के रूप में विधानमंडल से इस बात की डिमांड करें कि या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानूनों का निर्माण करे अथवा उस पर जन्म संग्रह लिया जाए। इस प्रकार जो है आरंभक से अभिप्राय है कि जनता को कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव या प्रपोजल प्रस्तुत करने का अधिकार। यह एक स्वीकारात्मक मतलब अधिकार है जिसका परिणाम पॉजिटिव होता है। उसकी स्थिति जन्म संग्रह की भांति अर्ध सुप्तावस्था की नहीं होती। यह जनता को उन विधियों के निर्माण का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें वह वांछनीय तथा लोक कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं तथा जिन्हें जो है व्यवस्थापिका ने प्रस्तुत न किया हो। अब इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि आरंभक द्वारा नागरिकों को सिर्फ संविधान में संशोधन करने की मांग का अधिकार है। साधारण विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यह हम पहले भी बता चुके कि जो संविधान बना हुआ संविधान है उसमें जनता संशोधन की मांग कर सकती है, लेकिन साधारण कानूनों को बनाने की मांग वो नहीं कर सकती। यहाँ यह स्मरणीय है कि साधारण विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संशोधन के लिए आवेदन कम से कम 50,000 नागरिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हों तथा जिनका संग्रह 6 मास के अंतर किया जाना चाहिए। आरंभक 2 उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है आंशिक संशोधन के लिए और दूसरा है पूर्ण संशोधन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि आंशिक संशोधन क्या होता है। तो संविधान के किसी एक भाग में संशोधन आंशिक संशोधन कहलाता है। जनता इसका जो आरंभ है 2 प्रकार से कर सकती है। पहला है कि संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके वो दे, या दूसरा है संशोधन की मोटी रूपरेखा तैयार करके। तो इस प्रकार से आंशिक संशोधन की जो शुरुआत होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है, प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके और संशोधन की मोटी रूपरेखा तैयार करते। यदि 50,000 मतदाताओं ने संशोधन प्रस्ताव का पूरा फॉर्मेट तैयार किया है और उस पर दोनों सदन सहमत हैं तो प्रस्ताव पर जनमत संग्रह लिया जाता है, और यदि यह तैयार नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा संशोधन पर स्वीकृति लेने से पूर्व उस पर जनता की सहमति ली जाती है। तो यदि संशोधन के प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है तथा संघीय सभा के दोनों सदन उससे सहमत नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा उस पर जनता की सहमति ली जाती है। जनता द्वारा समर्थन मिलने पर संघीय सभा उसका प्रारूप बनाती है और फिर से उस पर जन्म संग्रह लेती है। तो यह है आंशिक संशोधन की प्रक्रिया। अब देखते हैं हम पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया। तो यदि जनता ने आरंभक द्वारा संविधान के पूर्ण संशोधन की मांग रखी है और यदि पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव का आरंभ किसी एक सदन ने किया है परंतु दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है, तो इन दोनों दिशाओं में निम्नलिखित व्यवस्था को अपनाया जाएगा। सबसे पहला, प्रस्तावित संशोधन सर्वसाधारण के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा
कि संशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं। और दूसरा है सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृति मिलने पर, उनकी सहमति मिलने पर संघीय विधानमंडल का पुनर्निर्वाचन होगा, जहां कैंटोनों के बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। और तीसरा है इसके अंदर पुनर्निर्वाचन के पश्चात जो है संघीय विधानमंडल के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार करेंगे और उसके बहुमत द्वारा पारित होने पर यह संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधारण तथा कैंटोनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और लोक निर्णय के पक्ष में होने पर संशोधन प्रस्ताव क्रियाशील होगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है वहाँ पर संशोधन की, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन। अब हम देखते हैं आरंभक के गुण। तो आरंभक के गुण जो है देखें तो हम आरंभक द्वारा जो है जनता विधायिका को उन आवश्यक विधियों को पारित करने के लिए विवश कर सकती है जिनकी कि वो उपेक्षा कर रही है। दूसरा है इसके अंदर आरंभक द्वारा कभी कभी जनता द्वारा जो है उत्कृष्ट योजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। और आरंभक द्वारा विधायिका अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सचेत और सावधान रहती है और आरंभक विधायिका की भूलों का उपचार भी है। तो ये इसके गुण हैं आरंभक के, जिसके माध्यम से विधायिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब है आरंभक के दोष। तो आरंभक के दोष भी हैं क्योंकि जनता में विधेयक का जो फॉर्मेट तैयार करने की योग्यता नहीं होती, अतः आरंभक के द्वारा जो संशोधन या विधियां निर्मित होती हैं वे जटिल तथा दोषपूर्ण होती हैं। तो दूसरा है आरंभक की प्रथा से पेशेवर राजनीतिज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, उन्हें जनता को भड़काने तथा गलत रास्ता बतलाने का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार से आरंभक की विधि अत्यंत विलंबकारी एवं खर्चीली है, क्योंकि आपने देखा आंशिक संशोधन की प्रक्रिया देखी, पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया देखी, उसके माध्यम से लगता है कि ये प्रक्रिया जो है बहुत ही खर्चीली है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कैंटोनों में है वहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं या वो कौन कौन से उपकरण हैं जो स्विस कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है वहाँ लोकसभा है, जनमत संग्रह की व्यवस्था भी वहाँ की गई है और आरंभक भी है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन में तर्क। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से जो है सरकार तथा जनता के बीच पूर्ण समन्वय रहता है। यदि जनमत संग्रह ढाल का कार्य करती है तो आरंभक जो है तलवार का कार्य करता है। प्रत्येक एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों से कार्यपालिका और विधानमंडलों पर वास्तविक नियंत्रण रहता है तथा संवैधानिक विरोध और संतुलन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके समर्थन में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। सबसे पहला है विशुद्धतम, लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ रूप जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना एक जो है वरदान है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए अपनाया गया है क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप पाया जाता है। दूसरा, सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूप होता है उसके कारण सरकार जनता का ध्यान रखने वाली और उसके प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वह जानती है कि उसके कार्यों पर जनता अपनी जो है प्रतिक्रिया जनमत संग्रह के माध्यम से व्यक्त कर सकती है, प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। वह यह भी जानती है कि यदि वह जनता की आवश्यकताओं के प्रति लगातार उदासीन रहेगी तो जनता आरंभक द्वारा उसे वह करने के लिए बाध्य कर देगी जो वह कराना चाहेगा। ठीक है। अगला है बेटा इसके अंदर राजनीतिक प्रशिक्षण। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है राजनीतिक शिक्षा का श्रेष्ठ साधन है। सभी नागरिक देश के शासन और उसके कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं। वे सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद करते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हर संभव जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि वे योग्यतापूर्वक जनमत संग्रह और आरंभक के अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो राजनीतिक प्रशिक्षण जनता को मिलता है इससे, क्योंकि जनता सीधे सीधे शासन कार्यों में भाग लेती है।
नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होती है इसके अंदर। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों के अंदर आत्मगौरव, उसके अंदर स्वाभिमान जागृत होता है। उसको भी लगता है कि शासन के अंदर मेरा भी भाग है और नागरिक समझते हैं कि वे भी शासन में महत्वपूर्ण हैं। अगला है इसके अंदर विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जाता है, क्योंकि जनमत संग्रह वह साधन है जिसके माध्यम से स्विस विधायिका पर निरंकुश नहीं बन सकती। वह जानती है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में वह कोई अंतिम संस्था नहीं है, उसके द्वारा निर्मित कानून रद्द किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में तो यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वहाँ संघीय सभा द्वारा बनाए हुए कानूनों को न तो संघीय परिषद ही वीटो कर सकती है और न ही संघीय न्यायाधिकरण उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह जैसी व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सके। अगला है इसके अंदर दोहरा लाभ। तो जनमत संग्रह जनता के विरुद्ध विधान मंडल की निरंकुशता को रोकने का कार्य करता है और आरंभक विधानमंडल की भूलों का सुधार करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में तर्क। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन में राज्य की नीतियाँ लोकप्रिय भावनाओं और व्यक्तिगत कुंठाओं का शिकार बन जाती है, क्योंकि प्राय जनता भावना के उद्वेग में बहती है। उसे विवेक की समतल भूमि पर चलने की आदत नहीं होती। बर्क ने लिखा भी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पूर्णतः निर्लज और विश्व की निर्भीकतम शासन प्रणाली कहा जाना चाहिए। इसके विरोध में कुछ तर्क इस प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यवस्थापिका को गौण स्थान। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था से व्यवस्थापिका के सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना को धक्का लगता है। क्यों? व्यवस्थापिका को का जो स्थान है वो गौण हो जाता है, वह उतनी शक्तिशाली नहीं रहती। अतः एक ओर तो वह अपने को ही नहीं समझती, तो दूसरी ओर वह लापरवाह बनती है। जनमत संग्रह की तलवार सदा उसके ऊपर लटकी रहती है, अतः वह साहसपूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकती। उसका दृष्टिकोण ये बन जाता है कि जनता स्वयं ही आवश्यक कार्य कर लेगी। तो इस तरह से व्यवस्थापिका का जो स्थान है वो गौण हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से शासन में विलंब होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अत्यंत विलंब करने वाली प्रक्रिया है। एक कानून बनने पर 3 माह तक उस पर जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है, फिर उस पर जनमत संग्रह होता है। इस बीच उस कानूनों का भविष्य अधर में लटका रहता है। अगला है समस्त जनता से शासन कला की आशाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि आम जनता जो है शासन करना और कानून निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसको आम जनता नहीं समझ सकती। लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह और आरंभक के माध्यम से जनता को वो अधिकार दे दिया गया है और समस्त जनता से हम शासन कला की आशाएं नहीं कर सकते। यही कारण है कि व्यंग्य के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में ये कहा जाता है कि उसका अर्थ ज्ञान के स्थान पर अज्ञान तथा उत्तरदायित्व के स्थान पर अनुत्तरदायित्व को महत्व देना है। अगला है खर्चीली शासन प्रणाली। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति अत्यंत खर्चीली है। बार बार संपूर्ण देश की जनता से जनमत संग्रह कराना कोई सरल कार्य और कम खर्चीला कार्य नहीं है। यह एक महंगी व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश जो कि बहुत छोटा है, इतने खर्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अगला है शक्ति व दायित्व में समन्वय का अभाव। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति व दायित्व का सामंजस्य नहीं रहता। शासन संबंधी निर्णयों को अंतिम रूप देने की शक्ति जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण जनता में निहित रहती है, जबकि शासन संचालन का दायित्व शासन तंत्र का होता है। जनता को शक्ति प्राप्त होती है पर उसका कोई दायित्व नहीं होता, जबकि शासन तंत्र पर दायित्व होता है तो उसे शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से शक्ति और दायित्व में समन्वय का यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। और विधेयक का प्रारूप बनाना भी कोई सरल कार्य नहीं है। किसी भी विधेयक का प्रारूप बनाना एक टेक्निकल वर्क है। सामान्य नागरिकों के लिए ये कार्य अत्यंत दुष्कर होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सामान्य नागरिक से बहुत उम्मीद कर ली गई है। अगला है इसके अंदर जनता की उदासीनता। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता में चुनावों के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर देता है। अधिकांश जनता बार बार के राजनीतिक कार्यों से थक जाती है और वो
जो है राजनीति के प्रति उदासीनता दिखाने लगती है, राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन। तो स्विट्ज़रलैंड में जिस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसकी प्रशंसा और आलोचना दोनों ही की गई हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में एस्किन ने लिखा है कि प्रदत्त प्रत्यक्ष विधायन सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टि से बुरा है। इसमें ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनुत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोषों के बावजूद वस्तु स्थिति यह है कि स्विस व्यवस्था वहाँ की जनता के लिए एक वरदान है। स्विस नागरिक ये मानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनकी सूझबूझ और समझदारी का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति साधारण स्विस नागरिक से पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रयोग और उसके परिणाम से संतुष्ट है, तो निश्चित रूप से वो हाँ में उत्तर देता है। अगला है इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण। तो निम्नलिखित कारण गिनाए जा सकते हैं इसके अंदर, जैसे भौगोलिक स्थिति है, स्विस जनता का चरित्र है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता है, परंपराओं का पालन, स्थानीय स्वशासन की परंपरा और शासन की शुद्धता। तो सबसे पहले यदि हम देखें भौगोलिक स्थिति, तो स्विट्ज़रलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत अनुकूल है और ये एक छोटा सा देश है। इसका आकार तथा जनसंख्या कम है और छोटे देश और कम जनसंख्या वाले देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है। स्विस जनता का चरित्र, तो स्विस नागरिकों का चरित्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विकास के अनुकूल है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान, शिक्षित, बुद्धिमान तथा व्यवहारिक हों और स्विस नागरिक शिक्षित तो हैं ही, साथ ही व्यवहार कुशल, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। इसलिए भी वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अगला है इसके अंदर सामाजिक एवं आर्थिक समानता। तो स्विस लोकतंत्र की सफलता का अन्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है और स्विस समाज में सब नागरिक समान हैं, उनमें कोई वर्ग भेद अथवा ऊंच नीच नहीं है। आर्थिक समानता भी स्विस समाज की एक प्रमुख विशेषता है। वहाँ ना कोई बहुत धनी है, ना ही कोई बहुत निर्धन। अधिकांश लोग जो है मध्यम वर्ग के हैं, अतः लोकतंत्र धनवानों के धन और निर्धनों की निर्धनता से भ्रष्ट नहीं हो पाता। अगला है इसके अंदर परंपराओं का पालन, और प्रत्येक राष्ट्र की जो जड़ें होती हैं उसके अतीत में, उसके इतिहास में होती हैं। स्विट्ज़रलैंड भी गत 700 वर्षों से चली आने वाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपराओं पर अभिमान है। अतः वहाँ के लोग इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं या प्रतिबद्ध हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन की परंपरा। तो स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन की परंपरा लोकतंत्र की सफलता में अधिक सहायक सिद्ध हुई है। अनेक कैंटन तथा हजारों कम्यून स्वशासन की इकाइयां हैं। ये देश की राजनीतिक प्रयोगशालाएं हैं। अगला है इसका शासन का शुद्धतम रूप। तो लोकतंत्र का आधार जो है इच्छा होती है, और शुद्ध लोकतंत्र शुद्ध जन इच्छा के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड में जन इच्छा के भ्रष्ट होने की गुंजाइश कमी है, क्योंकि स्विस राजनीतिज्ञ छल कपट, रिश्वत आदि से कोसों दूर, सच्चरित, निष्पक्ष, ईमानदार तथा कर्तव्यपरायण होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ऐसे राजनीतिज्ञ कठिनाई से मिलेंगे जिन्होंने राजनीति को ही अपना पेशा बना लिया है। वहाँ के राजनीतिज्ञ राजनीति से न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति नहीं करते, अपितु सेवा भाव से राजनीति में प्रवेश करते हैं। यही सब कारण सिद्ध करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग सफलता के साथ चल रहा है। धन्यवाद।